रिसेंटली क्लिनिक पे पेरेंट्स आए थे जो कंप्लेंट कर रहे थे कि मेरा बच्चा बहुत एक्टिव रहता है, एक जगह पे बैठ नहीं पाता है या कोई भी काम में ध्यान नहीं दे पाता है। उसके टीचर्स भी बहुत कंप्लेंट करते हैं कि वो पढ़ाई में फोकस नहीं करता है, चीज़ें भूल जाता है, उसकी वजह से उसको बहुत डांट पड़ती है। तो शायद ये ADHD के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आज हम जानते हैं ADHD के बारे में। एग्जैक्टली ADHD होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसकी इलाज क्या है, और कब हम बच्चों को डायग्नोज कर सकते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम ADHD। मेरा नाम शिवनारायण खांडरे, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डिवाइन लाइफ काउंसलिंग क्लिनिक। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये एक कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बहुत कॉमन आजकल 5 से 10% बच्चों में दिखता है। इसमें देखोगे कि प्रीडोमिनेटली आपको ज़्यादातर ये बॉयज़ में यानी लड़कों में दिखता है। 3 से 8 साल के बीच में आप देखोगे बच्चे थोड़ा एक्टिव होते ही, उनमें हाई एनर्जीज होती है। क्या फिर हम उनको ADHD डायग्नोज कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिससे हम उनको प्रॉपरली ADHD के लिए डायग्नोज करते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं ADHD के क्राइटेरियाज। इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, जिसमें आप पहला देखोगे कि उसमें आपको ऐसे दिखेगा कि बच्चा एक जगह पे बैठ नहीं पाता है। जैसे अगर उसको किसी कुर्सी पे बिठा दो तो उसमें वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है, ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाता है। या स्कूल में बेंचेस के ऊपर बैठ गया तो उसमें भी वो देखेगा कि आपको थोड़ा सा रेस्टलेस लगेगा, ठीक से कंफर्टेबली बैठ नहीं पाता है। उसके बाद आता है फिजिटिंग। फिजिटिंग में क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली अपना पैर का मूवमेंट करते रहता है, टैपिंग करते रहेगा या फिर हैंड जेस्चरिंग करते रहेगा, या हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट हो जैसे पेंसिल हो तो उसको बार बार घुमाएगा, उसके साथ खेलेगा। तो ये होता है फिजिटिंग। उसके बाद आता है ही कैन नॉट एंगेज इन लेजर एक्टिविटीज़, जिसको हम बोलते हैं कि जो एक्टिविटीज़ होती है जो बैठ के खेलने की होती है, जिसमें हमें बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली एक जगह पे बैठने के लिए। तो उसमें वो ज़्यादा समय के लिए बैठ नहीं पाता है, रेस्टलेस हो जाता है, कभी कभी वो गेम भी छोड़ देता है, वो एक्टिविटी छोड़ देता है। उसके बाद आता है ऑन द गो रहता है, जैसे एक मोटर रहती है जो कंटिन्यूस चलती रहती है, वैसे वो रहता है कि एक जगह पे बैठ नहीं पाएगा, इधर उधर घूमते रहेगा, थोड़ा रेस्टलेस रहेगा, तो उसको हम ऑन द गो बोलते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है, टॉक एक्सेसिवली जिसको हम बोलते हैं, कि बहुत बड़बड़ करते रहेगा, किसी की सुनेगा नहीं, या कोई बात कर रहा है तो उसको बीच में इंटरप्ट करेगा और खुद ही बोलने की कोशिश करेगा, या फिर कभी कभी चीज़ें मिस आउट करता है जो सामने वाला कन्वे करना चाहता है। उसके बाद आता है कि वो एक लाइन में खड़े नहीं रह पाता है, क्यू में खड़े नहीं रह पाता। जैसे स्कूल में कोई प्रेयर के लिए खड़ा हो गया या फिर कुछ आप चले गए दुकान में चले गए, किसी क्यू में लग गए, तो वहाँ पे वो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाता। उसका थोड़ा सा फिर वो एक जगह वहाँ पे रेस्टलेस होने लग जाता है, इधर उधर हिलने डुलने लगेगा, या क्यू तोड़ के थोड़ा सा आगे चले जाएगा, या फिर वहाँ पे रुकेगा ही नहीं, ऐसा आपको दिखेगा। तो ये थे हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के लक्षण। अब हम जानते हैं नेक्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं इनअटेंशन। तो इनअटेंशन में आप देखोगे कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई के लिए बैठा है तो उसका एक जगह फोकस नहीं हो पाता है। तो इनअटेंशन में ऐसा होता है कि वो क्लोजली उसके ऊपर अटेंशन दे नहीं पाते डिटेलिंग वर्क में। जैसे अगर पढ़ाई करने को बैठ गए तो बहुत सिली मिस्टेक्स कर देंगे, या फिर ऐसे चीज़ें कि जिसमें उनको फोकस होना चाहिए तो वहाँ पे वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक्स करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हो गया, असाइनमेंट हो गया, होमवर्क हो गया, वहाँ पे बैठ गए करने के लिए तो ज़्यादा समय तक वो उसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रहते, उनका अटेंशन ब्रेक हो जाता है। थोड़ा भी एक्सटर्नल स्टिम्युलस हो, थोड़ा भी आवाज़ आ जाए या कुछ हो जाए तो उनका फोकस तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो। जब हम उनसे बात करते तो ऐसा लगता है कि वो कहीं और एंगेज है, या फिर उनको कुछ हमने प्रायोरिटी वर्क दे दिया या कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो वो फॉलो नहीं कर पाते, या फिर कुछ स्कूल में उनको कुछ ड्यूटीज़ दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी तो वो कंसिस्टेंटली वो कर नहीं पाते, वो फेल हो जाते हैं उसमें। जैसे कोई असाइनमेंट दे दिया है, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दी तो वो ज़्यादा समय तक उसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। जैसे घर में भी हो गया, घर में अगर उनको कुछ एक्टिविटीज़ दे दिया कि आप आपका डेस्क अरेंज करो या फिर आपका कबर्ड अरेंज करो तो वो उसमें इनकेपेबल होते हैं, वो कर नहीं पाते ज़्यादा समय तक। और आप देखोगे कि वैसे वो बहुत ज़्यादा मैसी भी हो जाते हैं, या उनकी चीज़ें बहुत क्लटर भी होती है। या फिर आप देखोगे कि वो ऐसे टास्क अवॉइड करते हैं या ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ अवॉइड करते हैं जिसमें उनको लॉन्ग टर्म बैठना पड़े, जिनको उनको बहुत मेंटली इन्वेस्ट करना पड़े या फोकस रखना पड़े, ऐसे टास्क भी वो बहुत अवॉइड करते हैं। वो चीज़ें भी घुमा देते हैं जो नेसेसरी है, जो उनको अभी एक्टिविटीज़ के लिए लगने वाली है। जैसे उनकी पेंसिल घुमा दी, या फिर इरेजर घुमा दिया, या फिर उनके टॉयज़ घुमा दिए, या कुछ चाबी या असाइनमेंट्स या बुक्स घुमा दिए, या फिर चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे कोई चीज़ कहीं पे रख दी वो भूल जाते हैं, या फिर कुछ होमवर्क करना है या कुछ असाइनमेंट्स दिए वो भी चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो ये थे ADHD के क्राइटेरिया।
इसमें से आपको 6 सिम्टम्स एटलीस्ट दिखने चाहिए जो 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू होने चाहिए, और बच्चों का एज ग्रुप बिलो 12 होना चाहिए, तभी हम इसको ADHD डायग्नोस कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया आपको 3 सेटिंग में दिखने चाहिए, जैसे होम हो गया, स्कूल हो गया, या फिर सोशल एक्टिविटीज़। या फिर इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि वो बच्चा घर पे शांत है, बाहर जाके मस्ती करता है, या फिर घर पे मस्ती करता है, बाहर जाके शांत है, तो हम उसको वैसे डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। मिनिमम डिस्टर्बेंस आपको 2 जगह पे तो दिखना ही चाहिए, जैसे स्कूल में हो गया या फिर घर में, या 2 सेटिंग्स में आपको वो दिखना चाहिए, तभी हम उनको डायग्नोस कर पाएंगे। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी पूछते हैं कि इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ CT स्कैन करवाना पड़ता है, या ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, MRI करवाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, आप इसके लिए सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट के थ्रू कुछ असेसमेंट करवा सकते हो, जो आपको इन डिटेल बता सकता है कि इसके लक्षण ADHD के है कि नहीं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनसे असेसमेंट कराओ, तो आपको बेटर क्लियरिटी आएगी। तो अब ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है? तो पहला तो है जेनेटिक्स या बायोकेमिकल। जेनेटिक्स यानी अगर आपके फैमिली में किसी को ये डिसऑर्डर है तो शायद आपको हो सकती है। फिर उसके बाद आता है बायोकेमिकल चेंजेस, जैसे अगर आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स लो हो जिसकी वजह से आपको ये डेवलप हो सकता है, या कभी कभी डॉक्टर्स ने रिसर्च में यह पाया कि अगर आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या आपका ब्रेन का कोई पोर्शन छोटा है तो आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है। या फिर प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई हो, या फिर शायद मदर को कोई प्रॉब्लम है, जैसे फिजिकल सिम्टम, जैसे हम बोल सकते हैं BP हो गया, थायराइड हो गया, या शुगर इश्यूज हो गए, या फिर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज या स्ट्रेस था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये होने के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी ADHD, जिसमें अगर कोई एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर हो बच्चे को, जैसे ऑटिज्म हो या सेरिब्रल पाल्सी हो, तो फिर इसमें आपको ADHD के सिम्टम्स दिखना नेचुरल है। फिर उसके बाद आता है अगर उसको साइको सोशल एनवायरनमेंट, जैसे हम बोलेंगे कि स्कूल में कोई स्ट्रेसर आ गया, फैमिली में फ्रीक्वेंट फाइट हो रही है, तो फिर बच्चों को ADHD वैसे भी हो सकता है। तो अब इसको ट्रीट कैसे करें, इसके ट्रीटमेंट्स क्या है? तो पहला तो इसका असेसमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से या साइकाइट्रिस्ट है उनका असेसमेंट करवा सकते हो, या अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप साइकाइट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हो, वो आपको कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे सिम्टम्स या हाइपर एक्टिवनेस कम हो सकता है। पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर देखना है कि बच्चे के सिम्टम्स स्टेबल हो, तो उसके लिए आपको साइकोथेरेपी की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है। तो साइकोथेरेपी में जैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पेशेंट्स को या बच्चों को हेल्प करते हैं, जिससे उनको इफेक्टिव रिजल्ट्स भी दिखते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बच्चा बहुत मोबाइल स्क्रीन देख रहा है, उसकी वजह से उसका हाइपर एक्टिवनेस बढ़ गया है। तो मोबाइल एक रोल प्ले करता है हाइपर एक्टिवनेस के लिए, बट कंप्लीटली वो रीज़न नहीं हो सकता है। पर अगर आप मोबाइल का यूसेज भी कम करो तो शायद उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखे। दूसरी चीज़ होती है, अगर उसका शुगर इंटेक ज़्यादा हो तो आप थोड़ा कम कर सकते हो। कभी कभी शुगर रश से भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील होता है। तो ये थे कुछ ADHD के क्राइटेरियाज। ADHD के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो जाता है कि ADHD के कारण बच्चा बहुत लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि उसको हर समय लोग चिल्लाते रहते हैं, तो बहुत नटखट है, बहुत शरारती है, बहुत तंग करता है, या इतनी एनर्जी लाता कहाँ से है। कभी कभी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, इसके वजह से उसको स्कूल में टीचर्स डांट देते हैं या फिर कभी पेरेंट्स डांट देते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लो होते जाता है, उसको एंग्जाइटी बढ़ने लग जाती है, या फिर उसको खुद के बारे में गिल्ट आने लगता है। तो कभी कभी वो गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग या बच्चे एडिक्शन की ओर चले जाते हैं, या फिर वो कुछ अलग ही वे में चले जाते हैं, जिससे उनका लाइफ टाइम इम्पैक्ट हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जितना आप जल्दी उनको इंटरवीन करो, जितना अच्छा थेरेपी से असेसमेंट करवाओ, उतना आपको उसमें बेटर रिजल्ट दिखेगा। अगर आपके फैमिली में या सर्कल में आपको अगर कोई ऐसा दिख रहा है या कोई ऐसा है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।